अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज़म सवाती सेनेटर हैं पीटीआई के, उन पर बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में 5 मुकदमा दर्ज हुए हैं। उनको बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया है। इस पर तफसीली इत्तला हम आपको शेयर करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में फीडबैक दें। जी, आज़म सवाती साहब का मामला बलूचिस्तान से तब जुड़ गया जब उन्होंने कहा कि वो शायद चेयरमैन सेनेट के मेहमान थे, शायद इधर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के जो अपने मकानात जो बंगले हैं वहाँ पे इनको मेहमान रखा गया। तो आज़म सवाती ने रो के लाहौर में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि जी मेरी कोई वीडियो बनाई थी उनके अहलिया के साथ वगैरह। उसके बाद चेयरमैन सेनेट चूँकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब इस तरह का एक ज़ाहिर है कि इल्ज़ाम सामने आया बतौर बलूचिस्तानी, मुझे भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और ज़ाहिर है कि हर बलूचिस्तानी को ये शर्मिंदगी का एहसास था कि ऐसा किसी मेहमान के साथ कैसे हो सकता है। बहरहाल उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने एक सेनेट की एक कमेटी बना दी ताकि इसका इंक्वायरी हो जाए और जो भी इल्ज़ाम आते हैं उसके तहकीक होनी चाहिए, उसकी सच्चाई और झूठ होने का ज़ाहिर है कि मालूमात होनी चाहिए। लेकिन इत्तलात ये हैं कि आज़म सवाती साहब ने सेनेट की जो इंक्वायरी कमेटी है उसके सामने वो पेश नहीं हुई है। जब पेश नहीं हुए तो उसके बाद जो इल्ज़ाम है आज़म सवाती साहब का, उससे बज़ाहिर वो इल्ज़ाम कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी तस्दीक और तरदीद तो नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है कि एक बंदा 70-75 साल का एक ज़ाहिर है कि बूढ़ा शख्स पर वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा ले, तो उसको आप डायरेक्टली उसको झूठा भी नहीं कह सकते और उसकी मानो-अन उसकी बातों की आप ज़ाहिर है कि उसको सच भी नहीं मान सकते। तो बहुत से इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जब बात करते हैं आज़म सवाती से मुतल्लिक़, तो उनके माज़ी के हवाले से जो बात करते हैं, तो फिर थोड़ी-सी जो ज़िम्मेदाराना सियासत की जो ज़ाहिर है कि होनी चाहिए, तो आज़म सवाती साहब उसमें कमज़ोर नज़र आते हैं। उसकी किस तरह की बातों को संजीदा बहुत से लोग नहीं लेते। अभी अल्लाह जाने कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो आज़म सवाती साहब का मकसद क्या था इस तरह का इल्ज़ाम लगाने का। अगर हुआ है तो ज़ाहिर है कि सेनेट एक आईनी इदारा है और पार्लियामेंट में, तो उस जब कमेटी बनी है तो उसके सामने उनको पेश होना चाहिए था, क्योंकि वो खुद सेनेट के मेंबर हैं और सेनेटर हैं। बहरहाल ये तब से उनका रिश्ता जुड़ गया था बलूचिस्तान से। अभी उसके बाद ज़ाहिर है कि जो आज़म सवाती साहब का एक एग्रेसिव सियासत है, एग्रेसिव सियासत आप कहें उसको, ब्लेम गेम की सियासत कहें, जो भी कहें उसको, उन्होंने ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट पर, जनरल बाजवा पर, उन पे बड़े इल्ज़ामात आयद कर लिए। और स्पेशली कि जो सर्विंग कुछ ऑफिसर हैं अभी, उन पर भी वो नाम लेके एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर का नाम भी लेके वो इल्ज़ाम ज़ाहिर लगाते रहे हैं। और इसकी ज़ाहिर है कि फिर यही बात आ सकती है, बोला जा सकता है उसमें कि उसकी तरदीद या भी वही कर सकते हैं। तहकीकात होने के बाद उसका पता चल जाता है ना कि बात ठीक हो रही है या जो इल्ज़ाम लगा है वो ठीक है या गलत है। बहरहाल जब ये सिलसिला आज़म सवाती की जानिब से इल्ज़ाम की सियासत का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज़म सवाती पर बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज हुए हैं। इस वक़्त आज़म सवाती के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान के 5 अज़ला में मुकदमा दर्ज हैं। उसमें कोयटा कुचला के ज़रिए की तहसील है कोयटा का कुचला, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद लसबेला में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ग्वादर में एक ग्वादर के पसनी है, वहाँ पे उनके पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। खुशदार में हुआ है और जोब में हुआ है। कुल मिला के 5 एफआईआर्स आज़म सवाती पे कट चुके हैं। चूँकि पहले वो पेशियाँ भुगत रहे थे इस्लामाबाद में, वो जुडिशल हुआ था उसकी केस, तो एफआईआर उसकी तहकीकात कर रही थी। लेकिन आज सुबह
आज़म सवाती साहब को कोई 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे सरकारी एयरलाइन के ज़रिए कोयटा लाया है FIA ने, और FIA के साथ पुलिस भी थी। ये लोग गए इस्लामाबाद पुलिस ने और इस्लामाबाद की FIA ने, उन्होंने आज़म सवाती को बलूचिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान के FIA के हवाले कर दिया है। तो आज कोई 9 साढ़े 9 बजे जो पहला फ़्लाइट इस्लामाबाद से कोयटा आती है, इतलात ये हैं कि उनको पहले फ़्लाइट से वो लोग उसको लेके आए हैं कोयटा लेके आए हैं। ज़रा के बलूचिस्तान के 5 शहरों में पर मुकदमात हैं। तो अभी ये तहकीकात होनी है, पहले FIA तहकीकात करेगी और FIA के बाद पुलिस ने अपनी ज़रा के जो FIR दर्ज हो चुके हैं, जिन की मुद्दइयत में दर्ज हो चुके हैं, तो अभी वो केस कोयटा में या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चलेगा आज़म सवाती के खिलाफ। तो इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद उनको FIA ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने उनको कैंट थाना है वहाँ मुंतकिल कर दिया है। अभी आगे जो है, जो भी प्रोसेस होगा, कानूनी तरीक़ाकार होगा, पुलिस वो चलाएगी। अभी देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे अगर बंदा गैर जानिबदार हो के जब उस पर तज्ज़िया रखे तो 5 मुकदमात की ज़रूरत नहीं थी मुख्तलिफ शहरों में। एक मुकदमा कर लेते, आप कोयटा में कर लेते या इस्लामाबाद में, जहाँ भी कर लेते, तो ज़रा कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो है FIR का मतन, FIR के अंदर लगे हुए वो दफ़ात, वो मैटर करते हैं। उन्हीं दफ़ात के तहत ज़ाहिर है कि आपने मुकदमा आगे चलाना है, अदालत से सज़ा दिलवानी है, जो भी करना है वो मुकदमात पर वो डिपेंड करते हैं मुकदमात पर। अभी मुख्तलिफ शहरों में जब मुकदमात बनते हैं, किसी भी सियासतदान हो, कोई भी इंसान हो, तो इसका मतलब ये है कि वो केस जो है उसको दरअसल जो मुद्दई है और जिस पे FIR या कट चुका है, उसको दरअसल परेशान करना है, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इंगेज रखना है, परेशान रखना, तका देना है, तका देने वाली केसेस ऐसे होते हैं। देखिए, आपको याद होगा मीर हासिल खान बिजनजो ने सेनेट में जब तहरीक अदम एतमाद आया था मौजूदा चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, तो ज़रा कि चेयरमैन सेनेट जो है फैज़याब थे पहले, अभी भी हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फैज़याब थे। तो उसी फैज़याबी की वजह से जो ओपन हैंड शो हुआ उसमें मीर हासिल खान बिजनजो एज ए चेयरमैन सेनेट समझे मुंतखब हो गए, लेकिन खुफिया राय शुमारी में उसमें फिर मीर हासिल खान बिजनजो साहब हार गए और मौजूदा फैज़याब शुदा सादिक संजरानी साहब वो दोबारा फतह याब हो गए। तो उसमें मीर हासिल खान बिजनजो ने एक बहुत बड़ा जज्बाती तकरीर किया था, उसने नाम लिया था जनरल फैज़ का। उन्होंने कहा था कि जी देखें, हम जिससे भी बात करते हैं, किसी भी सेनेटर से, ज़ाहिर की बार्गेनिंग होती है, वोट मांगना होता है, कैंपेन होता है, तो हम कैंपेनिंग के लिए जब भी कहीं पे भी जाते हैं, ख्वाह वो PTI से ताल्लुक़ रखते थे या किसी भी पार्टी से, वो कहते थे कि मीर साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा दिल भी चाहता है कि आप चेयरमैन सेनेट रहें, लेकिन उन्होंने इशारा किया ऐसे कंधों पे कि जी उनकी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। तो ये ज़रा इस पे ये जो तकरीर हुई थी मीर हासिल खान बिजनजो की, तो मीर हासिल खान बिजनजो पे भी पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, तो उन्होंने भी वो भुगते थे, वो केसेस भुगते थे। तो बुनियादी तौर पर होना तो ये चाहिए कि कानून को संजीदगी से अपना रास्ता ज़ाहिर है कि आगे चलाना चाहिए। मुख्तलिफ मुकदमात का मतलब फिर ज़ाहिर है कि उसमें फिर वो संजीदगी नज़र नहीं आती, वो सिर्फ परेशान करने वाली, मतलब एक टका देने वाली एक तरीक़ेकार होता है, वो चल रहा होता है। ज़ाहिर है कि मीर हासिल खान बिजनजो ने भी उसको फेस किया था और बाकी बहुत से लोगों ने फेस किया, सियासतदानों में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत से और लोगों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ इस तरह के मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में दर्ज हुए हैं और सहाफ़ियों पर भी हुए हैं। अच्छा, शरीफ साहब के जो वाक़या हुआ शहादत का, तो उन पर भी
بلوچستان کے کچھ شہروں میں مقدمات درج ہوئے تھے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ سلسلہ ہے، ایک مطلب ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے تکا دینے کے لیے مدعی کو. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ میر حاصل خان بزنجو کے خلاف جو مقدمات تھے وہ تو ظاہر ہے کہ ہوا. تو اسی طرح اعظم سواتی صاحب کو بلوچستان سے کن کن شہروں میں ان کا مقدمات چلیں گے، لیکن جب پولیس سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں جہاں ان کے خلاف مقدمات ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو انہی عدالتوں سے یا سزا دلوانی ہے یا جو بھی کرنا ہے تو انہی عدالتوں میں لے کے جایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو مختلف شہروں میں ابھی گھمایا جائے گا. کچلا کے بعد گوادر، گوادر کے بعد لسبیلا، لسبیلا کے بعد جوب، جوب کے بعد پھر خوزدار. اس طرح ان کو ظاہر ہے کہ پولیس گھماتا رہے گا اور مختلف ظاہر ہے کہ عدالتوں میں اس کو پیش کر کے تاکہ اس کو اس طرح آسان کی جنگ ہے ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح تکایا جائے. تاہم جو پی ٹی آئی ہے بلوچستان کی، انہوں نے چھوٹا موٹا مظاہرہ بھی کیا ہے کوئٹہ میں. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ بہت سے دوست ناراض ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی یہاں پہ آدھی حکومت ہے، ایک ایم این اے ہے کوئٹہ سے اور ایک ایم پی کوئٹہ سے. ابھی آپ اندازہ لگا لیں، اگر ایک ایم این اے نے جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہے انہوں نے 1,20,000 ووٹ لیے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر واقعی انہوں نے ووٹ لیے ہیں تو کم سے کم 50,000 لوگ تو کوئٹہ کے سڑکوں پہ جمع ہونا چاہیے تھے اعظم سواتی کے لیے. آپ کو 500 لوگ بھی نظر نہیں آتے ہیں سڑکوں پر. اسی طرح ان کے ایم پی ہیں مبین خلجی، انہوں نے بھی کوئٹہ کے سنٹر سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں، کوئی 30 سے 35,000 ووٹ لیے ہیں. تو آدھے لوگ اگر نہ آئیں، آدھے لوگ بھی اگر پی ٹی آئی کے آ جائیں تو 10-15,000 لوگ تو یہ ہوں گے. تو ان کو سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ ان کی لیڈر ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو مظاہرہ بھی آج انہوں نے کیا، لیکن مظاہرے میں 300-400 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. دراصل جو الزامات لگے ہیں نا کہ 2018 کی ریگنگ پہ اور جو لوگ فیضیاب ہوئے تھے تو یہ ان کی اثرات ہیں. تو وہی لوگ ظاہر ہے کہ جنہوں نے جو فیضیاب ہوئے ہیں اور جنہوں نے 1,20,000 ووٹ لیے ہیں، جب اس طرح کے حالات میں ان کے پاس 200 لوگ نہیں ہوتے تو پھر حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جیت کے کیسے اسمبلیوں میں گئے ہیں اور ان کی نمائندگی اپنے علاقوں میں کس حد تک وہ نمائندگی ان کی نمائندگی ہے اور کن کن کی نمائندگی ہے. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اور میرے خیال میں ابھی اسٹیبلشمنٹ نے شاید جو اعلانات ہو رہے ہیں کہ اب وہ سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، جو بھی ان کا اگر نہیں کریں گے تب اور آنے والے الیکشن میں پھر معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی نے بلوچستان سے کتنے ووٹ لیے ہیں اور کتنے ووٹ لینے کی شکت رکھتی ہے پی ٹی آئی. تو یہ پھر ظاہر ہے کہ آنے والا وقت یہ بتا دے گا. اور جو الزامات لگے ہیں 2018 کے ریگنگ کی تو پھر اس میں پھر تجزیہ کرنے میں، بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. انہی باتوں کے ساتھ اپنے وقت رشید والج کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.